तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। पहला सवाल है, अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अम्ल के बारे में बताइए कि कौन सा गलत है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह गलत है। यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि सावर होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह सही है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यह भी सही है। क्षार के प्रभाव को खत्म करता है, तो यह भी सही है। हमारा जो ए है ये गलत है। तो ये सारे प्रॉपर्टी, सारे गुण हैं अम्ल के बारे में, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्षार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब क्षार के बारे में यानी कि बेस के बारे में बताना है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह सही है। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह गलत है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह सही है। ध्यान रखिएगा, एसिड क्या करेगा, ये ब्लू को रेड करेगा, और जो बेस होगा, क्षार होगा, ये रेड को ब्लू करेगा। अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है। सूचक यानी कि जो अम्ल क्षार का पता लगा है, इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर बोला है, यानी जिसे तैयार किया गया है लैब में। एक होता है प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस, ये लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी ये प्राकृतिक सूचक है। और मिथाइल ऑरेंज ये है हमारा संश्लेषित, जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है। उसके बाद फेनोल्फ्थलीन, ये भी आप याद रखना। फेनोल्फ्थलीन ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि संश्लेषित सूचक है। लिटमस विलियन यानी कि लिटमस सॉल्यूशन डैश रंग का रंजक होता है, तो लिटमस विलियन ये बैंगनी कलर का होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है। लिटमस डैश लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है। लिटमस जो है ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो लाइकेन का पौधा है ये प्लांट किंगडम के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये पूछा है। पादप जगत के किस समूह से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा समूह से। ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करता है, लाइकेन का पौधा जहां से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब ये किस रंग का होता है। लिटमस विलियन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तब ये होता है बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का। अगर लिटमस विलियन अम्लीय हो तब ये होगा लाल कलर का। अगर लिटमस विलियन क्षारीय हो तब होगा ये नीला रंग का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। अम्लीय होगा तो लाल, और क्षारीय होगा तो नीला, और जब ना ही अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब बैंगनी कलर का होगा। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय प्रकृति में और क्षारीय प्रकृति में अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा होगा, मान लो किसी माध्यम अम्लीय प्रकृति है तो उसमें ज्यादा होगा, क्षारीय में कम होगा, या फिर क्षारीय में ज्यादा होगा तो किसी में होगा ही नहीं। इस तरह से ये पता लगा लेता है कि कहाँ पे अम्लीय प्रकृति पाया जा रहा है, माध्यम पाया जा रहा है, कहाँ पे क्षारीय माध्यम है। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये लवण बनाता है, यानी कि सॉल्ट। एसिड, बेस ये आपस में रिएक्शन करेगा और सॉल्ट का निर्माण करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ पर एसिड HCl ले लो, बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से क्या बना NaCl, और यहाँ पर रिलीज होती है, इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है। धातु के कार्बोनेट के तौर पे आप क्या ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या करेगा, HCl से मान लो रिएक्शन करेगा, बोला है अम्ल से अभिक्रिया करता है, और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट के तौर पर NaCl बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और सेम फंडा होगा बाइकार्बोनेट के केस में, यहां भी सेम प्रोडक्ट आएगा, NaCl H2O CO2। याद रखिएगा बैलेंस कुछ और आएगा, इस केस में कुछ और आएगा, तो बैलेंसिंग पे मैं नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। चूने के पानी से डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। चूने का पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का पानी बोलते हैं। तो जब इससे
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट होता है इसलिए हम बोलते हैं कि ये दूधिया कलर का हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस नहीं है, ना ये जलता है, ना ही जलने में सहायता करता है, हेल्प करता है। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर डैश बनता है। मैंने अभी आपको बताया चूने के पानी यानी कि स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड होता है और ये व्हाइट पीपीटी होता है, यानी कि व्हाइट पीपीटी का मतलब समझ रहे हो। पीपीटी कहने का मतलब ये जल में घुलनशील नहीं है। ये अगर आप जल में डालोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे। और इसी के कारण हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हम बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर ये दूधिया कलर का हो जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बोला यहाँ पर यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सेस में है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड बना चुका है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में, ये अभी बचा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसके साथ रिएक्शन करेगा और आगे क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CaHCO3 का होल ट्वाइस है और ये वाटर सोल्यूबल है, ये जल में घुलनशील है। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये जल में घुलनशील नहीं था, ये जल में घुलनशील है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग चौक बोलते हैं और इसी को हम मार्बल बोलते हैं। चौक जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो उपर्युक्त तो सभी हमारा राइट आंसर होगा। AOT कहने का मतलब ऑल ऑफ द एबव। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे डैश कहा जाता है। एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाता है, साथ में जल बनाता है, अतः धात्विक ऑक्साइड को डैश भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मान लो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड बोल रखा है, तो मैग्नीशियम धातु है और इसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां से मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया HCl से अम्ल के साथ, ये अम्ल बोल रखा है, तो ये बनाएगा सॉल्ट, सॉल्ट बनाएगा ये मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgCl2 साथ में H2O। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि एसिड बेस से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तो सॉल्ट बना, साथ में यहाँ एसिड भी है, लेकिन यहाँ बेस के जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेस की तरह बिहेव किया, एक क्षारक की तरह बिहेव किया, तभी तो ये क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट वाटर बनाया। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है। यह डैश बनने के कारण होता है, यह कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। कॉपर ऑक्साइड तो आप यहाँ पर ले सकते हो CuO या फिर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, आप चाहे तो क्यूप्रस ऑक्साइड भी ले सकते हो। उसके साथ क्या लिया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, तब यहाँ पर बनेगा CuCl प्लस वाटर। ये क्या धातु का ऑक्साइड है तो ये बेस होगा और ये हो गया एसिड। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन किया, ये बनाया सॉल्ट और ये बनाया वाटर। तो ये जो कॉपर क्लोराइड बना इसी के कारण जो विलयन है ये हो गया ब्लू ग्रीन। अधात्विक ऑक्साइड डैश होते हैं, अब तक आपको अच्छे से रट गया होगा। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह डैश द्वारा होता है। विलयन में, सॉल्यूशन में, तो किसी भी विलयन में धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे कि प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर है तो उसमें विद्युत का चालन, तो उससे विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसमें नमक डाल दें, NaCl डाल दें, तो जैसे ही ये जल में जाएगा ये आयंस बनाएगा Na+ और Cl-, और हमें यही चाहिए। अगर आयंस बन गया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो विलयन में तो आयंस चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किस में चाहिए, ये चाहिए कंडक्टर्स में, और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल ये किस में चाहिए, ये चाहिए सेमीकंडक्टर्स में।
तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स में करंट का फ्लो करवाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और किसी सोल्यूशन के लिए आयंस। निम्नलिखित में से किसका विलयन विद्युत चालन नहीं करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ग्लूकोज C6H12O6 और अल्कोहल। अल्कोहल में आप कोई भी ले सकते हो, मेथनॉल ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जल में जाएगा ये आयंस में टूट जाएगा। अगर आयंस में टूट गया तो ये विद्युत का चालन करेगा। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ये आयंस में नहीं टूटते, इसके कारण ग्लूकोज और अल्कोहल का जो विलयन होगा ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। यानी 3 और 4 हमारा राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अम्लीय विलयन भी, क्षारकीय विलयन भी विद्युत का चालन करेंगे अगर वो आयंस बना रहा है तो ये सही है। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अम्ल जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन में H+ देता है, तो ये एक्वस सोल्यूशन का कहने का मतलब होता है कि उसमें पानी है, और भी हो सकता है कंपोनेंट, लेकिन उसमें पानी भी है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं? H+ को बोलते हैं। जैसे मान लो इसमें पानी है यानी कि वाटर है, इसमें मैंने डाला HCl, जैसे HCl डाला ये H+ बनाया। अब खासियत ये होता है कि H+ स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, ये H+ अकेला नहीं रहता, ये तुरंत क्या करेगा, ये H2O मॉलिक्यूल के साथ, पानी का जो H2O मॉलिक्यूल है इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा H3O+। H3O+, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन याद रखिएगा, H+ को हाइड्रोजन आयन, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन। तो ये सही है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, तो ये गलत है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो क्षारक, जो बेस जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं, उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यह डैश होता है। तो जो यहाँ पे क्षार आएगा, ये जो क्षार है इसे हम लोग इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं, और ये जो क्षारक है इसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो जो बेस जल में घुल गया उसे हम अल्कली बोलेंगे, और इसका कुछ खासियत होता है, प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि स्पर्श में साबुन जैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति में संक्षारक होता है, तो उपर्युक्त हमारा राइट आंसर होगा। क्षारक जल में डैश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि क्षारक है, बेस है, तो ये OH- देगा। एसिड H+ देगा, एसिड H+ देगा या फिर H3O+, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, दोनों ही सही होगा। दीपक प्रयोगशाला में जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने जा रहा था, तभी उसके शिक्षक ने उसे सावधान किया और कहा कि मजबूत अम्ल या क्षारक को हमेशा जल में धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत डैश होती है। ये होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। सवाल ये कह रहा था कि ये कहना चाह रहा है कि ये अगर जल है, अगर आप चाहते हो इसमें एसिड मिलाना, जैसे कि HNO3 हो गया, जैसे कि H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आप चाह रहे हो कि इसमें एसिड मिलाना तो आप धीरे धीरे मिलाओ और किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसे आप हिलाते रहो। यानी जिस तरह से हम चीनी डाल करके पानी में उसको चम्मच से हिलाते हैं, ठीक वैसे ही धीरे धीरे इसको हिलाना है और धीरे धीरे ये अम्ल को, ये एसिड को वाटर में ऐड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एसिड और वाटर में रिएक्शन होता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ से हीट निकलती है, और पानी के पास एक अच्छा खासा गुण होता है हीट को सोखने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे डालना है और हिलाते हुए डालना है। कभी भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि इसमें अगर एसिड हो, जैसे कि H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें हम पानी मिलाएं, ये कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता। ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप अम्ल में पानी डालोगे तो यहाँ भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, यानी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एसिड के पास उतना अच्छा गुण नहीं होता कि ये हीट को सोख ले। पानी के पास होता है तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे अगर डाला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ डालना स्टार्ट कर दिया तो एसिड के पास अच्छा गुण नहीं है कि ये हीट को सोख पाए,
और ऐसे में क्या होगा, ये हीट के कारण अगर ये कांच का बर्तन है तो ये टूट सकता है और ये एसिड छलक करके बाहर आ सकता है, जिससे हाथ या फिर शरीर अगर गिर गया तो ये जल सकता है। तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे तनुकरण कहा जाता है, यानी कि डाइल्यूशन। एक चीज आप, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।